हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम इम्पोर्टेंट फार्मूलेज जो आपके साइंस के इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और वो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अगर ये फार्मूलेज आपको लर्न नहीं होते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं निकाल पाओगे। और इस वीडियो में हम उन सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे हैं फर्स्ट वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कौन सा चैप्टर आपका? चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इसमें देखिए फर्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है आई। आई क्या है? करंट, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू चार्ज है और चार्ज की इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलाम। और टी क्या है? टाइम। और इसकी यूनिट क्या है? ये आपको पता ही है, सेकंड जो है इसकी यूनिट होती है। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। सेकेंड है V यानी वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू W बाय Q। V इज इक्वल टू W बाय Q। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, देखिए I क्या है? I यहाँ पे हमने देखा I करंट है और करंट की ऐसा यूनिट क्या है? दैट इज एम्पियर, जिसको हम एमीटर से मेजर करते हैं। एम्पियर करंट की यूनिट है तो एमीटर से इसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, और आपको पता है एमीटर जो है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट V इज इक्वल टू W बाई Q यानी वर्क डन और डिवाइडेड बाय क्या होगा? चार्ज। ठीक है, तो ये देखिए W क्या है? वर्क डन, और उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। और V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर। और वोल्ट को हमेशा पैरेलल में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है और एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। नेक्स्ट देखिए V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या है? ओम्स लॉ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। V इज इक्वल टू आई आर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, आप यहाँ से I का फॉर्मूला आगे फर्दर और भी निकाल सकते हो। अगर आपको 2 जो है यहाँ पर दी गई है तो थर्ड वन आप निकाल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अब I निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? V बाय R। इसी तरह अगर R निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा V बाय I। तो यहाँ से इस तरह से हम ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए R यहाँ पर क्या है? R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। नेक्स्ट है R इज इक्वल टू रो L बाय A। R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी एंड इसकी यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। नेक्स्ट देखिए A है यहाँ पे A एरिया, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। और L क्या है? लेंथ, लेंथ क्या यूनिट क्या होगी? मीटर। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए। ये फॉर्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर्स की सीरीज में तो फॉर्मूला अप्लाई होगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर्स की पैरेलल में देन 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, H हीट। हीट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? I स्क्वेयर RT। ठीक है, अगर I को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? ओम्स लॉ से आप इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला VIT। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी तरह फिर से अगर हम चेंज करते हैं तो फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले आप इसे यहाँ से लर्न करेंगे, V स्क्वेयर T बाय R। तो ये हीट के 3 फॉर्मूले आपके पास हो जाएंगे, I स्क्वेयर RT, VIT, V स्क्वेयर T बाय R। और इसकी यूनिट्स क्या होंगी? इसकी यूनिट्स होगी जूल। नेक्स्ट करेंगे हम पावर। पावर यानी P इज इक्वल टू W बाई T एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो वी कैन ऑल्सो राइट इट E बाई T। एंड उसके बाद देखिए W यानी ये भी क्या है? हीट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? W की वैल्यू जो है हम H की जो वैल्यूज हैं वही लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो देखिए डिवाइडेड में क्या है? T गिवन है तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यानी P का फॉर्मूला क्या आ गया? I स्क्वेयर R। इसी तरह यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा VI और यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा V स्क्वेयर बाय R। ठीक है, तो ये जो है पावर के फॉर्मूले और ये जो है किसके होंगे? हीट के। अब पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ठीक है, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? वाट। और 1 किलो वाट किसके इक्वल है? 1 किलो वाट इक्वल है 1000 वाट के।
एंड 1 हॉर्स पावर, ये किसके इक्वल है? 746 वाट के इक्वल है। नेक्स्ट देखिए 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। और 1 किलोवाट आवर किसके यूनिट होता है बेटा? 1 यूनिट के इक्वल होगा। ओके 1 यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। और ये किसके इक्वल है? अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करें तो ये इक्वल होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट। चैप्टर आपका 10 है ये लाइट, ठीक है। चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको थोड़े थोड़े मुश्किल भी लगते होंगे, लेकिन इनमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये इजी हो जाएंगे। आपको कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसके याद करने के लिए ट्रिक जो है वो भी, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत ही इजी तरीके से एक बार देखते ही आपको सारे जो है कंसेप्ट याद हो जाएंगे कि किस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके सो बेटा लाइट के लिए सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 2 मीडियम अगर हम लेते हैं, मीडियम 1 और मीडियम 2, और अगर हमें मीडियम 2 का क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम कैसे करते हैं? उसको हम लिखते हैं n21 या μ21, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग किसके? फर्स्ट मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते हैं। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रे जो है ये क्या है? ये नॉर्मल है। ये रे कुछ इस तरह से आ गई, तो ये हमारा मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। जब मीडियम चेंज होता है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बैंड होती है, तो ये जो हमारा नॉर्मल है उसकी तरफ भी बैंड हो सकती है और उससे दूर भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि रे ऑफ लाइट वो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जो है ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जो ट्रैवल कर रही है तो वो नॉर्मल से क्या होगी? अवे जाएगी। इसके लिए आप ये छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो, डॉक्टर अवे, यानी DR अवे। तो बेटा डेंसर टू रेयरर अगर जो है जाती है रे तो वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ओके और अगर R to D आती है तो वो नॉर्मल के पास आ जाएगी। सो यहाँ से जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? n21 बाय n1, n21 ऐसे लिखेंगे। और इसके लिए याद करेंगे आप sin I बाय sin R, ठीक। उसके अलावा बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं कि एक जो मीडियम होता है वो हमारा वैक्यूम होता है, वैक्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है किसी भी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो वो क्या होता है? वो जो है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और उसको हम निकालते हैं n इज इक्वल टू c बाई वी। c जो है यानी लाइट की जो वेलोसिटी है इन वैक्यूम, और v किसी भी मीडियम में। तो यहाँ से हम उसका क्या निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अब देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती हैं, क्योंकि ऊपर नीचे क्वांटिटी सेम रहती है, ठीक है। तो इसका क्या है कि जो इसकी यूनिट्स हैं वो नहीं होंगी। नेक्स्ट देखिए रे डायग्राम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर की क्या है कि रे डायग्राम्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको रे डायग्राम्स क्लियर हैं तो बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए उसमें सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है? मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला आपको याद रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें आप याद रखेंगे, आप एक छोटा सा हिंट मैं यहाँ पर दूंगी, वैसे तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी देखिए मिरर होते हैं ना, मिरर में आपने देखा ना एक तरफ पॉलिश होती है, नॉर्मल जो हम मिरर यूज़ करते हैं, मिरर कहते ही हमारे दिमाग में वही चीज़ आती है, ठीक है। तो उसमें क्या है? एक तरफ पॉलिश है। अब एक तरफ पॉलिश है यानी कुछ इसके अंदर प्लस किया गया है, तो बस आप थोड़ा सा यही याद करना कि मिरर फार्मूले में हमेशा क्या आता है? प्लस आता है v और u वाली क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। तो देखिए 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट आप याद कर लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स में मोस्टली मैग्नीफिकेशन के साथ ही आपका जो है क्वेश्चन आता है। जो ये मैग्नीफिकेशन होती है, मैग्नीफिकेशन इससे हम क्या पता लगाते हैं? इससे हम नेचर एंड साइज का पता लगाते हैं, ठीक है ना।
नेचर यानी जो इमेज बन रही है उसका नेचर कैसा है और उसका साइज कितना है, तो वो हम मैग्निफिकेशन से पता लगाएंगे। यहाँ पे एफ क्या है, फोकल लेंथ है, वी जो है वो डिस्टेंस है इमेज की, और यू किसकी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। तो देखिए एम का फॉर्मूला क्या है, एम जो है वो कैसे निकालते हैं, एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, ये है साइज किसका, इमेज का कितना साइज बना है, और एच क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं एम का मतलब क्या है। एम का मतलब है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी लंबी बनी है या कितनी जो है छोटी बनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज की जो साइज है वो कैसा है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो मैग्निफिकेशन होती है। उसके बाद देखिए ये जो फॉर्मूला होगा, अगर हम हाइट की बात करें, साइज की बात करें, तो ये जो फॉर्मूला होगा ये लेंस और मिरर के केस में दोनों में सेम रहेगा। लेकिन अगर हम इसको v और u के कॉरस्पॉन्डिंग देखें, ठीक है, तो v और u के कॉरस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला मिरर और लेंस के लिए चेंज हो जाता है। मिरर के लिए ये फॉर्मूला होगा -v/u। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, हमने मिरर में जो है मिरर फॉर्मूला जब किया तो हमने v/v 1/v प्लस 1/u किया है। ठीक है, मिरर के केस में तो आपको याद रखना है कि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन निकालने के लिए क्या होगा, माइनस होगा। आप इसको MM से भी याद कर सकते हो कि इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, मिरर मैग्निफिकेशन माइनस, ऐसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो देखिए -v/u। और इसी तरह बेटा लेंस के केस में हमने ऊपर किया 1/v माइनस 1/u किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, प्लस इसमें रहेगा। तो इस तरह से आप इन फॉर्मूलेज को लर्न कर सकते हैं। अब हम करेंगे m की वैल्यू। ठीक है, तो m क्या है, मैग्निफिकेशन प्लस माइनस n। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन के लिए जो भी नंबर होगा वो कितना भी हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, 0.1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में आंसर भी आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा न्यूमेरिकल जो है वो किस तरह से है, तो उसके ऊपर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनको अलग अलग करके देखेंगे। आप बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इनको इकट्ठा मान के मत चलिए। आप ये मानिए कि ये चीज़ें जो है बिल्कुल अलग अलग रहेंगी। देखिए अगर आंसर में प्लस है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है वो कैसी है, वो इरेक्ट है या वर्चुअल है। यानी ये प्लस माइनस साइन केवल नेचर बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा, केवल नेचर कि जो इमेज बनी वो इरेक्ट है या वर्चुअल है। और अगर माइनस आता है आंसर में तो ये केवल आपको रियल है इमेज या इन्वर्टेड है, इसके बारे में बताएगा। ठीक है, अब जब आप इसकी ये जो वैल्यू लिखी हुई होगी, मान लीजिए +-2 है, तो आप देखिए ये हो गया। इससे तो हमें पता चल गया अगर हमारे पास माइनस है प्लस है तो हम पता लगा सकते हैं कि कैसा नेचर है इमेज का। और उसके बाद आप इसको भूल जाइए। अब आपको ये जो प्लस माइनस है ये जो है आपको याद नहीं रखना, अब आपको केवल 2 देखना है। ठीक है, उससे हम साइज का पता लगाएंगे। तो ये n है, ये क्या बताएगा हमें, ये साइज बताएगा। अब देखिए अगर n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो वो सेम साइज की होगी। ओके, किसकी होगी, सेम साइज की। अगर n की वैल्यू वो 1 से ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 लिखा, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ओके, और अगर n की वैल्यू वो 1 से कम है, मान लीजिए 0.5 होती, तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनी है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम है, यानी वो इमेज छोटी बनी है, डिमिनिश बनी है। ओके, डिमिनिश यानी छोटी बनी है। तो आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये समझने के लिए भी और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम करेंगे। अब देखिए जब आप न्यूमेरिकल करोगे सॉल्व, तो उसमें आपको u की वैल्यू, v की वैल्यू, f की वैल्यू, ये सब वैल्यूज देखनी होती हैं। सो इसमें u जो होता है हमेशा वो नेगेटिव होता है, क्योंकि कोई भी अगर आप मिरर लेते हैं, लेंस लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट साइड की तरफ रखा जाता है। और आपको पता है ना, लेफ्ट साइड पे जितनी भी मेजरमेंट हम लेते हैं वो सारी कैसी होती हैं, नेगेटिव। राइट साइड पे सारी पॉजिटिव। अप वाली सारी, ऊपर की तरफ वाली जितनी भी होती हैं वो भी कैसी होती हैं, सारी पॉजिटिव होती हैं।
और नीचे की तरफ अगर कोई मेजरमेंट हम लेते हैं तो वो सारी कैसी होती हैं, वो सारी नेगेटिव होती हैं। लेकिन यू हमेशा वो कैसा रहेगा, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ और आर, ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। एफ और आर, एफ यानी फोकल लेंथ, ठीक है, ये हमेशा क्या होंगी, ये दोनों ही नेगेटिव होती हैं। किसके केस में, कॉनकेव लेंस और या मिरर। ठीक है, यानी लेंस हो या मिरर हो, अगर कॉनकेव है तो वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। ओके, रेडियस और फोकल लेंथ। अब इसको भी याद करने एक छोटी सी ट्रिक है। तो बेटा देखिए यहाँ से जब आप याद रखेंगे केव, तो केव का मतलब क्या होता है, केव का मतलब होता है एक तरह से गुफा। अब जैसे ही केव का नाम याद आता है, हमारे जो दिमाग है उसमें नेगेटिव थॉट्स ही आ पाते हैं कि गुफा के अंदर अगर हम जाएंगे तो क्या पता कौन सा जो है वहां पर वाइल्ड एनिमल मिल सकता है। ठीक है ना, तो आपको बस थोड़ा सा इतना ही याद रखना है कि केव के केस में मिरर और लेंस दोनों के केस में एफ और आर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगी, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब कई बार न्यूमेरिकल में आपको ना तो कॉनकेव लेंस या मिरर ऐसे नहीं दिया होता, आपको डाइवर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग लेंस या कन्वर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस जो है वो दिया हुआ होता है। तो उसके लिए आप देखेंगे, आपको याद रखना है डाइवर्जिंग मिरर और लेंस कौन से होते हैं। तो देखिए डाइवर्ज करने वाले यानी जो रेज आती हैं उनको फैलाने वाले, ठीक है, तो वो कौन से हैं, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, रेज को फैला देता है, और कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग इनका ऑपोजिट, कॉनकेव मिरर वो क्या करता है, पैरेलल रेज को फोकस कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह इकट्ठी कर देता है। और इसी तरह जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो भी क्या करता है, रेज को जो है क्या करता है, इकट्ठी कर देता है, ओके, फोकस कर देता है। तो ये हो जाएंगे आपके कन्वर्जिंग मिरर एंड लेंस। नेक्स्ट करते हैं पावर। तो देखिए पावर जो निकलती है वो केवल लेंस की होती है। ठीक है, अब पावर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पावर के लिए फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f आप डायरेक्ट पावर के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो अगर फोकल लेंथ वो किस में दी गई है, अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर में गिवन है। लेकिन अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में गिवन है तो ऊपर आप 100 करके कर लीजिए या आप मीटर के सेंटीमीटर बना लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/f, और अगर मीटर में दी हुई है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f। यूनिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, यूनिट्स हो जाएंगी डायप्टर। डायप्टर जो है वो पावर की यूनिट है। और अगर आपको एक साथ कई लेंसेज दिए गए हैं और फिर आपसे कंबाइंड पावर पूछी गई है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, P = P1 + P2 + P3। तो ये जो है कंबाइंड पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। आई होप आपको ये फॉर्मूले काफ़ी हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो ये थी आज की वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी है और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।